trip. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब PSL 10 जो है वो तमाम तर रानाइयों के साथ और कामयाबी के साथ जारी है और जैसा कि आपको पता है कि 6 टीमें जो हैं 34 मैचेस इस वक्त खेल रही हैं और इससे कबल जब ये PSL 10 शुरू हो रही थी तो 19 ममालिक के 510 खिलाड़ियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराई थी और अब इस PSL में 44 गैर मुल्की खिलाड़ी और 77 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो शरीक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेविड वार्नर और केन विलियमसन जैसे और भी दूसरे नामी ग्रामी प्लेयर जो है उनकी शिरकत से इस PSL की वक़्त में मज़ीद इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है 3 मरतबा अब तक इस PSL को जीत चुकी है और वो इस मरतबा की डिफेंडिंग चैम्पियन है और इस मरतबा भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और अब तक होने वाले तमाम मैचेस में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। जबकि दूसरे नंबर पर कराची किंग्स की टीम है जिसने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, जबकि लाहौर, पेशावर और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीमें जो हैं वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं। और जहाँ तक मुल्तान सुल्तान्स का ताल्लुक है तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है उसने उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया जो जिसकी उससे तवक्कात वाबस्ता की जा रही थी। और जनाब इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर 2 ऐसी टीमें हैं जिनका नेट रन रेट जो है वो प्लस में है, जबकि बाकी सारी टीमें कराची समेत उनका नेट रन रेट जो है वो माइनस में चल रहा है। और अब तक जो इस मतलब PSL 10 की खुसूसी मतलब बात है बैटर्स के हवाले से तो जनाब जेम्स विंस, रिजवान और साहबजादा फरहान 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो सेंचुरीज स्कोर करने में कामयाब रहे हैं। जबकि अगर हम टॉप विकेट टेकर को देखें तो उसमें जैसन होल्डर हैं जिन्होंने 12 विकेटें ली हैं, हसन अली ने अब तक जो है 10 विकेटें ली हैं, शादाब खान जो यूनाइटेड उनका उससे ताल्लुक है इस्लामाबाद से उन्होंने 9 विकेटें ली हैं, जबकि रिशाद हसन जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है 8 विकेटें ली हैं। तो जनाब ये है सूरत हाल। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो ICC ये जो हालिया हमारे टूर्नामेंट्स में उसमें और जो बायलैटरल सीरीज़ हुई थी उसमें मतलब जो उन्होंने ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, लग ऐसा रहा है कि PSL जो अब यहाँ पे ज़ाहिर खेली जा रही है तो उसके पर्दे में मतलब जो ख़राब परफॉर्मेंस थी हमारे खिलाड़ियों की वो छुपती हुई नज़र आ रही है और नहीं लग रहा कि उसको जो है संजीदगी के साथ कोई एड्रेस कर रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो एक मतलब फिर गैर मुल्की कोच माइक हैसन का नाम लिया जा रहा है कि वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच होंगे, लेकिन हमने जैसे पहले देखा कि आप देखें मिक्की आर्थर, गैरी क्रिस्टन, जैसन गिलेस्पी ये ऐसे कोचेस थे जिनको हम बड़ी आओ भगत से लेके आए, लेकिन फिर हमने देखा कि उनके साथ मुआहदा जो है वो पूरा नहीं हो सका। अब इसमें क्या वजह थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ज्यादती थी या उन कोचेस की तरफ से ज्यादती थी, लेकिन जैसन गिलेस्पी ने बहुत ही क्लियर कट पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था जिन्होंने आकिब जावेद से मुताल्लिक कहा था कि उन्होंने जो है इस बदमज़गी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है जनाब ये यकीनन जानेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और ज़रूर बताऊं वो हॉकी के हवाले से जो हमारा कौमी खेल है। जनाब पिछले साल हमारी टीम जो थी मलेशिया गई थी और वहाँ पर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में हमारी टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी, लेकिन अलमिया यह है कि हमारी टीम जो है अब जो अजलान शाह हो रहा है उसमें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इसकी क्या वजह ये तो नहीं पता, ये तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल्स जब उस टूर्नामेंट में गए थे तो वो अपनी फैमिलीज को भी वहां साथ लेके गए थे और उनकी फैमिलीज जो थी होटल में उन्होंने क़याम किया था। और अब पता चला है कि जो $10,000 उसका किराया बनता है वो हमारे ऑफिशियल्स ने जो फैमिली के साथ वहां रहे थे उन्होंने वो अदा नहीं किया। और अब मलेशिया की जौहर हॉकी एसोसिएशन ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बाकायदा ये लिखा है कि उनका जो है ये जो $10,000 का अमाउंट है वो उनको दिया जाए। तो जनाब जहां हमारे बहुत सी ऐसी शख्सियात जो पाकिस्तान की बैरून मुल्क नेक नामी का बाइस बनती हैं, वहीं पे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी एक हरकत से पूरे
पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बदनाम करते हैं। बहरहाल ये तमाम तो सूरत हाल है, लेकिन जनाब आज PSL पे बात होगी और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से कि वो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म मतलब जर्नलिस्ट हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है वो ये है कि दुनियाए क्रिकेट के 20-25 सालों में जितने भी इवेंट्स हुए हैं और जिस जिस ममालिक में हुए हैं, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो या ICC के इवेंट्स हुए हैं, उन्होंने सब वहाँ पर उसको जाके कवर किया है। उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो यकीनन आज मुख्तलिफ चैनल्स में जब वो गुफ्तगू करते हैं, उनके जो आर्टिकल जो वो जंग में 30 सालों से वाबस्ता हैं और जो आर्टिकल हैं उसमें उसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है। और जियो सुपर पे जब वो सिकंदर बख्त के साथ और याया हुसैनी के साथ, दानिश के साथ और फातिमा सलीम के साथ बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी गुफ्तगू से उनकी एक्सपर्टीज जो है वो झलकती हैं। बहरहाल हमारे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी भाई सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका कि आपने मधु किया, लेकिन चले देर से ही नहीं मतलब आपकी शख्सियत ऐसी, हम तो बहुत पहले बुलाना चाहते हैं, लेकिन आपकी मसरूफियत कुछ ऐसी थी जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते थे। और इंशाल्लाह पुराने साथी हैं, हमें तो ऑनर की बात है कि हम आज आपको भी देख रहे हैं कि आप एक प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं। नहीं मोहब्बत है हमने, हमारा और आपका जो बेसिकली ताल्लुक रहा ना, वो रहा प्रिंट जर्नलिज्म से, फिर जंग रूप से मतलब ये रहा, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। तो मैंने तो फिर 2002 से किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता रहा। आप भी कमेंट्री करते रहे, लेकिन अब बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम कर रहे हैं। एक खुशी हो रही है कि चले हमारे साथी भी अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ और जो दौरे जदीद की जो एक ज़रूरत है उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। नहीं बहुत शुक्रिया भट्टी भाई, हमने आपसे बहुत सीखा है और आप तो माशाल्लाह आप एक रोल मॉडल की हैसियत माशाल्लाह इख्तियार कर गए हैं। और आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, ज़ाहिर है उस वक्त हम तो खैर शाम में प्रोग्राम करते थे रेडियो पे असलम बलोच साहब के साथ, और आप तो उस वक्त जनाब प्रोग्राम करते थे स्पोर्ट्स राउंडअप, जो न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मतलब सुना जाता था। और उस वक्त चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं और मतलब ये चैनल्स नहीं थे, लेकिन रेडियो की बड़ी अहमियत थी, इसलिए कि मतलब बात तो किसी और तरफ चली जाएगी। रेडियो की अहमियत आपको बताऊं कि उस ज़माने में एक महीने में जो डाक आती थी वो बोरियों में आती थी, इतनी उस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी थी। ज़ाहिर है उस वक्त ना इंटरनेट था ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। मुझे आज भी याद है आमिर सोहेल ने एक बार कहा कि जब मैं पाकिस्तान टीम में पहली बार सिलेक्ट हुआ तो आमिर सोहेल की वालदा ने वो आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप सुन के आमिर सोहेल को बताया कि तुम्हारा नाम पाकिस्तान में आया। बड़ी बात है। बहरहाल भट्टी भाई, सबसे पहले तो हम मतलब बाकायदा इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और मैं नाज़रीन को ये भी बताऊँगा कि भट्टी साहब जो हैं हज़ारों की तादाद में जंग में जो उनका स्पोर्ट्स एडिशन होता है उसमें आर्टिकल लिख चुके हैं और सैकड़ों के करीब जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं वो दे चुके हैं और उनके ज़रिए बहुत सी मालूमात लोगों को मिलती रही है। लेकिन एक वाक़या भी जिसका हम जिक्र करेंगे बाकायदा उनको खुशामदीद कहने के बाद कि 18 मार्च 2007 किंगस्टन, जैमिका और बॉब वोल्मर, वो बात करेंगे हम उनसे। लेकिन भट्टी भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपको वेलकम भी करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के मतलब कैरियर का आगाज़ आपने कब किया, कैसे किया, कहाँ से किया और किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? अच्छा रियाज साहब, मैं ना इत्तफाकिया स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आया। क्रिकेट खेलने का शौक़ था। मैं सिंध का एक शहर है बदीन, जी वहाँ रहता था। वहीं से मेरी तालीम भी वहीं, मैंने मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट किया, फिर सिंध यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया, फिर पॉलिटिकल साइंस में सिंध यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। तो क्रिकेट खेलने का शौक़ था। मैंने अच्छी खासी क्लब क्रिकेट खेली कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर। लेकिन ज़ाहिर है मैं ये अर्ली 80s और लेट 70s की बात बता रहा हूँ। ज़ाहिर है बहुत कंपटीशन था, सिंध में भी बड़े बड़े प्लेयर थे, तो दाल गली नहीं हमारी क्रिकेट में। अच्छा। तो फिर मेरे चचा यहाँ पर प्रोफेसर अब्दुल मजीद भट्टी, वो इकनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, पहले इस्लामिया कॉलेज में थे, फिर जामिया मिलिया कॉलेज मलीर में। वो कराची में रहते थे। मैं उनके पास आया छोटी मोटी नौकरियां करने के बाद। जो फरागत का टाइम था, बाज़ दफ़ा नौकरी मिलने में भी टाइम लगा, तो ऐसे ना कागज़ कलम उठा के टाइम पास करने के लिए
कुछ ऐसे लिखने की कोशिश की, एक आध दफ़ा जंग के ऑफिस से गुजरते हुए वहाँ ड्रॉप कर दिया, नवाए वक्त के ऑफिस में ड्रॉप कर दिया, एक आध मजमून जंग में छप गया, एक आध नवाए वक्त में छप गया। तो मुझे जिन पहले साहब ने इस फील्ड में सहारा दिया वो अनवर सनराय थे। अनवर सनराय जी, बहुत बड़े इंसान और बहुत बड़े सहाफ़ी, नवाए वक्त के मैगजीन एडिटर थे। वो अखबार जहाँ में भी रहे एडिटर के। जी, वो बहुत नफीस इंसान, आज भी मिले तो बहुत शफकत के साथ, कभी कभी नजर आते हैं प्रेस क्लब में। जी हाँ, वो प्रेस क्लब के करीब उनका घर है। तो जब मैं नवाए वक्त में थोड़े अरसे काम भी किया, वो उस ज़माने में नवाए वक्त में एक मजमून के 50 रुपए देते थे। तो उन्होंने कहा कि यार क्रिकेटर मैगजीन वालों ने, उर्दू क्रिकेटर मैगजीन वालों ने कहा है कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो वहाँ भी लिख सकते हैं। तो मैंने वहाँ लिखना शुरू किया। तो मुझे गालिबन 100 रुपये या 75 रुपये इतने मिला करते। फिर इस दौरान सैयद मोहम्मद सूफ़ी हमारे उस्ताद, वो रेडियो पाकिस्तान में लेकर गए, एहसान कुरैशी हमारे दोस्त। तो मतलब मुख्तलिफ शख्सियात थी। तो बेसिकली ये इस तरह कैरियर शुरू किया। शुरू में तो बस यही कोशिश होती है किसी तरह अखबार में नाम छप जाए। अच्छा, आप रेडियो, फिर रेडियो बाद अखबार वतन, फिर नवाए वक्त, फिर जसारत, और फिर माशाल्लाह जंग में तो आपको 30 साल हो गए। हाँ, 32 साल। 1994 में, हाँ। सितंबर 1994 में महमूद शाम साहब, फिर मैं खुशकिस्मत रहा कि एक और बड़े सहाफ़ी से सीखने का मौका मिला। मैं अपने आपको रियाज भाई इस लिहाज से खुशकिस्मत समझूंगा कि मुझे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जगहों पर बहुत बड़े बड़े नामों से सीखने का मौका मिला। वो आजकल की जर्नलिज्म में कम। फिर जब टेलीविज़न आया तो हमारे जियो में नासिर बेग चुगताई साहब थे, हाँ। अजहर अब्बास साहब अब इस वक्त भी एमडी हैं। तो इन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट की, जाहिद हुसैन साहब। जी जी। अच्छा, वैसे तो देखें बड्डी भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आज के इस जदीद दौर में जो लोग अपना मकाम बनाते हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ज़ाहिर है मतलब वो टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और कॉम्पिटेंट होते हैं, तभी वो जगह बनाते हैं और वो तमाम खुसूसियतें ज़ाहिर है आप में पाई जाती हैं। ज़ाहिर है जब भी आप यहाँ तक पहुँचे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जंग ग्रुप को ज्वाइन करने की वजह से आपको माइलेज मिला? जी हाँ, ज़ाहिर है मैं कहता हूँ कि शायद मैं खुशकिस्मत था, वरना आपने तो खुद उस इदारे में काम किया है। हाँ। हो सकता है हमसे भी ज़्यादा कोई टैलेंटेड लोग होंगे। मुझको शम्सो जमा मरहूम ने जावेद रहमान से मिलाया था, तो उन्होंने कहा जी स्टार्ट में आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है कि हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हों जो वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सके। सही। लेकिन हमें मौका मिला, फिर अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत भी थी और अच्छे लोगों ने हमें एप्रिसिएशन भी दी, तो इस तरह आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन उससे पहले क्रिकेटर के बाद अखबार वतन। अखबार वतन में आपको बताऊं कि मिड 80s या लेट 80s में अखबार वतन की जो सर्कुलेशन थी, महाना लाख सवा लाख मैगजीन वो छपता था, बड़ा नाम था। मुझे उस जमाने में जिम्मेदारी दी गई कि आप उभरते हुए खिलाड़ियों के इंटरव्यू करें। तो मैंने जिन लोगों के इंटरव्यू किए जो उस वक्त राइजिंग स्टार थे, उनमें इंजमामुल हक, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद और बहुत सारे नाम जो आज भी कई लोग मिलते हैं कि यार आपने हमारा पहला इंटरव्यू किया था। तो उससे फिर ये कि प्लेयर के करीब जाने का मौका मिला। फिर जब अखबार में आए तो उन प्लेयर से चूँकि ताल्लुक़ था तो फिर ख़बरों के हुसूल में भी आसानी रही। अच्छा, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में ज़ाहिर है माशाल्लाह आप एक रोल मॉडल की हैसियत से मतलब उसका दर्जा रखते हैं और बहुत से जो न्यू कमर्स हैं वो आपसे ज़ाहिर सीखना चाहते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आप मतलब क्या समझते हैं कि अब इस स्टेज पे आके आप इत्मीनान महसूस कर रहे हैं या आप ये समझते हैं कि अभी बहुत काम करना बाकी है? देखिए, ये तो सीखने का अमल है, हर वक्त चलता रहता है। अब इस मकाम पर जब मैं अपनी इस सक्सेस स्टोरी को खुद ही रिवाइंड करके सोचने की कोशिश करता हूँ, एक तो मैंने बताया कि हमें अच्छे उस्ताद मिले, लेकिन ये जो अखबार की और टेलीविज़न की जर्नलिज्म है, ये वो 9 से 5 वाली नौकरी नहीं है। सही। इसमें वो लोग कामयाब हैं जो पैशनेट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा, जिनमें जोश है, वो रात में 2 बजे भी खबर देने के लिए तैयार हैं, रात को 4-5 बजे भी अगर कोई खबर मिल जाए तो अपनी नींद ख़राब करने के लिए तैयार हैं। फिर आजकल के दौर में रियाज भाई जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हो सकता है कि
कुछ लोगों को ये बात पसंद ना आए कि ज़िंदगी में लोग शॉर्टकट्स बहुत ढूंढते हैं। जी बिल्कुल, मुझे ऐसे भी ही। अक्सर फ़ोन आते हैं कि जी हमारा बेटा जो है वो बहुत टैलेंटेड है, उसकी मदद करें। मैंने कहा भाई उसने अपनी खुद मदद करनी है और खुद उसने सीखना है। तो मेरा ख्याल ज़िंदगी में आप देखें ना, सड़क के ऊपर भी जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाते हैं वो हादसे का शिकार हो जाते जी हैं। बिल्कुल। तो ज़िंदगी में भी शॉर्टकट जो है वो नुकसानदेह है, लेकिन ये पैशन जो है वही इस फील्ड में आपको आगे ले जाता है। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे जाहिर जरूर करूंगा कि माशाल्लाह अब हमने देखा कि गैर मुल्की मतलब जो मीडिया चैनल हैं और अखबारात हैं उसमें भी आपका मतलब जिक्र आ रहा है, ख़ासतौर से इंडिया के अखबारात में और उनके चैनल में, क्या कहेंगे? अगेन मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत रहा कि जब मैं जंग ग्रुप में आया तो हमारा जो अंग्रेज़ी का अखबार था द न्यूज़, उनके लोग तो बाहर जाया करते थे। जो सबसे बड़ा अखबार था पाकिस्तान का, उसके रिपोर्टर्स नहीं जाते। तो महमूद शाम साहब ने ये पहली बार इनिशिएटिव लिया, गालिबन 2002 या 3 की बात है। तो उससे ये है कि जब हम बाहर गए, लोगों से मुलाकात का मौका मिला, फिर कुछ स्टोरीज ऐसी थी जो फॉरेन मीडिया में भी शेयर की। और मैं आज आपको बताऊं कि जिन दिनों इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही थी 2004 में, 2005 में हम लोग गए, 2006 में वो लोग पाकिस्तान आए, 2008 में फिर एशिया कप इंडियन टीम खेलने आई। तो उस दौरान जो हमारे उन लोगों से ताल्लुकात हुए, उसकी बिना पर मुझे डॉलर्स में इंडियन मीडिया वाले पेमेंट करते थे। जी, तो उस जमाने में पाकिस्तान में तो इतने पैसों का तस्वुर नहीं था। बिल्कुल तो ये है कि बाहर जाने से ना आपको दुनिया देखने का भी मौका मिलता है, तो उन लोगों से फिर सीखने का भी बहुत मौका मिला। सही जनाब, ये सिलसिला हमारा गुफ्तगू जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, एक मतलब फिर प्रोग्राम को शुरू करते हैं। टेक ए ब्रेक। एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। माजिद भट्टी भाई, ये पीएसएल जो है वो अपने 10 साल मुकम्मल कर रही है। आप क्या समझते हैं कि इन 10 सालों में जो पीएसएल के ज़रिए पाकिस्तान क्रिकेट को अचीव करना था वो उन्होंने कर लिया है या नहीं? और क्या हमने मतलब इससे प्लेयर्स हमारे पास सामने आए हैं या उस कैलिबर के प्लेयर नहीं आए जैसा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आते हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं? मेरा ख्याल शुरू के 7-8 साल तो रियाज साहब बड़े ज़बरदस्त प्लेयर आए, जिनमें हसन अली ले लें, शादाब खान ले लें, शाहीन शाह आफरीदी ले लें, ज़मान खान और बेतहाशा प्लेयर्स। लेकिन मेरा ख्याल में पिछले साल और इस साल अब लग रहा है कि पीएसएल थोड़ा सा तनज़ुली की तरफ जा रही है। वो क्वालिटी भी हमें नज़र नहीं आ रही। मैच भी देखें ना, 120 से 130 लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, वो क्वालिटी प्लेयर्स भी नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में कुछ नया करने के लिए, पीएसएल को और पुरकशिश बनाने के लिए कुछ
मेरे ख्याल में मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। नहीं तो ये सॉरी टू कट यू, ये मैनेजमेंट नहीं समझती इस चीज़ को कि आप T20 करा रहे हैं, लोगों को आपने मतलब स्टेडियम के अंदर लेके आना है, तो आपके तो मतलब विकटें ऐसी होनी चाहिए जो सपोर्टिंग विकटें हों बैटर्स के लिए, मतलब फ्रेंडली हों, ताकि स्कोर बने, चौके छक्के लगें, लोग एंजॉय करें। देखें इस साल एक तो डिसएडवांटेज रहा कि PSL जो थी वो चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से जो उसका ओरिजिनल फरवरी मार्च का जो एक विंडो थी उसमें नहीं हो रहा, टेम्पो एक क्रिएट होता है, जी, पब्लिसिटी होती है, वो भी नहीं हुई। उसमें आप देखें एन उस वक्त जब हमारी PSL चल रही है, वहाँ उनकी लीग भी चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, बहुत सारे टॉप लेकिन प्लेयर्स पब्लिसिटी तो करनी चाहिए थी ना, जिस तरह पहले करते थे। मेरे ख्याल में अब लोग जो है ना वो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की वजह से PSL से भी दिल बर्दाश्त है। शायद जो लोग नहीं आ रहे, लाहौर का स्टेडियम भी जो पहला मैच हुआ उसमें नहीं भर सका, मुल्तान में भी क्राउड नहीं था, पिंडी का ग्राउंड चूंकि छोटा है, तो मेरे ख्याल में लोगों की नाराजगी नजर आ रही है, वो पाकिस्तान क्रिकेट से नाराज हैं और क्रिकेटर से नाराज हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया कि देखें इस मरतबा PSL के कराची में सिर्फ 5 मैचेस रखे गए। आप क्या समझते हैं कि ये कराची के शायकीन के साथ ज़्यादती है या इसकी कोई मतलब रीज़नेबल जस्टिफिकेशन हो सकती है? इसलिए कि हम ये देख रहे हैं कि जो शायकीन आते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ़ का मतलब एक सामना करना पड़ता है। हाँ, सिक्योरिटी पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो उसी तरह से होनी चाहिए। बहुत सी मतलब कि आप पानी ले जाने नहीं देते, खाना ले जाने नहीं देते, लेकिन वही चीज़ें अंदर उन शायकीन को बहुत महंगे दामों पर मिलती हैं। फिर वॉशरूम के प्रॉब्लम है, अकेला अगर कोई शायक जाएगा वो तो मतलब कैसे भी हालात हों अपना मतलब काम निकाल लेता है, लेकिन जब आप फैमिलीज़ के साथ जाएंगे, आपके साथ बच्चे होंगे, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यानी एक आदमी एंजॉय करने के लिए घर से निकलता है, लेकिन अगर उसको इन तकालीफ का सामना करना पड़ेगा तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो जाएगा? 5 मैचेस, उसकी जस्टिफिकेशन। और ये देखें पिछले सालों में और ख़ासतौर पे लास्ट ईयर जब रमज़ान में भी मैचेस हुए सिवाय फाइनल के कराची के लोगों ने ज़्यादा ग्राउंड में जाने का इंटरेस्ट दिखाया नहीं। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स जिनके मालिक नदीम उमर, उनका ताल्लुक भी कराची से है, पहले उनका होम ग्राउंड होता था कराची। उन्होंने कहा कि जी अब हमें हमारा होम ग्राउंड आप लाहौर रख दें, क्योंकि लाहौर में क्राउड ज़्यादा आता है, जो गेट मनी है उसका शेयर टीमों को भी मिलता है। सही। तो एक तो 5 मैच जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के थे वो चले गए, कराची किंग्स के मैच तो कराची में ही हो रहे हैं। तो एक तो ये रीज़न है, अगर कोयटा अपना होम ग्राउंड कराची रखती तो 10 मैच हो जाते। लेकिन आपकी बात ठीक है, कराची के लोग, यहाँ के डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ के लोग आप देखें दूसरे शहरों में ग्राउंड फुल होंगे, कराची के लोग इतनी आसानी से ग्राउंड का रुख नहीं करते। यहाँ पर आपको पता है कि नेशनल स्टेडियम जिस जगह वाक़ है, 4 बजे के बाद उस एरिया में ट्रैफिक के मसाइल हैं, पीक आवर्स होते हैं, पीक आवर्स में रात को जब 12 बजे मैच ख़त्म होता है, लोगों को घरों में जाने की तकलीफ होती है। ग्राउंड के अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं है, जिस तरह आपने कहा वॉशरूम नहीं है, जो चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पर वो महंगे दामों मिलती हैं। मेरे ख्याल में PCB को भी थोड़ा सा पब्लिक को लाने के लिए, अब जिस तरह बड़ी बड़ी फूड फ्रेंचाइजीज हैं, उनको कहें कि भाई आप अपने स्टॉल लगाएं। सही। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में बड़े बड़े जो ब्रांड हैं वो अपने उनके स्टॉल लगते हैं ग्राउंड में। तो जब खाने पीने की चीज़ें होंगी, माहौल अच्छा होगा और लोगों को करीब तरीन गाड़ियों से उतरने का मौका मिलेगा, लोग तकलीफ़ों से बचेंगे तो लोग जाएंगे। मेरे ख्याल में कराची के लोग इतनी आसानी से इस वक्त तो ग्राउंड में जाने के लिए तैयार नहीं है। परफॉर्मेंस भी ख़राब है। अच्छा बड़ी भाई, मतलब PSL में मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, जबकि अगर आप देखें तो उनकी टीम में बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी हैं। ब्रेसवेल हैं, क्रिस जॉर्डन हैं, डेविड वैली हैं, जॉन चार्ल्स हैं, खुद रिजवान हैं, उस्मान खान हैं, उसामा मीर है, इफ्तिखार अहमद जैसे खिलाड़ी हैं। लेकिन उसके बावजूद ये टीम जो है 5 में से 4 मैचेस जो है वो हार चुकी है। तो हम मतलब ये कि ये कहाँ गलती कर रही है? मतलब इनको समझ नहीं आ रही, या मतलब कॉम्बिनेशन सही नहीं है, विकेटों से ये फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, या कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है? मेरा ख्याल इन्होंने जो टीम बनाई है, इनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा इस बार बना नहीं है।
सही। ये बैटिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉलिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कैचेस भी छोड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अभी तक तो पहले 5 मैचेस में तो मुल्तान सुल्तान हमें काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रही है। अब आखिरी 5 मैचों में अगर वो बाजी पलट दे, लेकिन जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच जीत गई है, वो तो तकरीबन प्लेऑफ के लिए थ्रू कर गई है। बिल्कुल। अब आप देखिए कराची किंग्स काफ़ी अच्छी टीम हमें नज़र आ रही है इस दफे। फिर केन विलियमसन के आने से उनकी टीम और मजबूत हो गई। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन आ गए हैं, तो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम भी मजबूत हो गई है। मेरा ख्याल में जिन टीमों ने अच्छे कॉम्बिनेशन बनाए हैं उनमें लाहौर कलंदर्स वो टीम है जो स्ट्रगल कर रही है। तो अब देखना है कि अगले मैचों में अगर मुल्तान सुल्तान वाले कुछ आउटस्टैंडिंग कर जाएं। आप देखें ना, रिजवान ने सेंचुरी तो बनाई, लेकिन रिजवान भी स्ट्रगल कर रहे हैं बकिया 4 मैचेस में। ऐसे ही तो अगर आपके टॉप 3 स्कोर ना करें, एक मैच जो जीता मुल्तान ने वो यासिर खान जो लड़का था जी, उसने उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से जीत और गया। कल तो मतलब ये कि अभी देखें कुछ दिनों पहले रिजवान ने जब वो आउट हुए तो उन्होंने अपना हेलमेट, हालांकि वो बड़े अच्छे खिलाड़ी समझे जाते हैं एज ए पर्सन, ही इज वेरी नाइस मैन, तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब शिकार थे वो, और पहली मरतबा देखा उनको ऐसा। बस देखें वहाँ सेठ का पैसा लगा हुआ है, वो आपसे रिजल्ट चाहता है। अच्छा, पीएसएल में एक और चीज़ है, एक तो वो पैसा जो फिक्स है कि भाई इस कैटेगरी में इतना पैसा मिलेगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं बाज़ औक़ात वो अंडर हैंड भी उनको पैसा दिया जाता है कि किसी को $1 लाख दे रहे हैं, किसी को $50,000 दे रहे हैं। तो वो फिर जब इतना पैसा आप पे इन्वेस्ट कर रहा है मालिक, तो वो आपसे रिजल्ट भी चाहता है। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो ये टीम क्लिक कर नहीं पा रही। आपने सही कहा कि मुल्तान सुल्तान मतलब देखें, वैसे तो क्रिकेट एक गेम का खेल है, बकौल जावेद मियांदाद के, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम ऊपर आ सकती है। इस वक्त कहना जो है कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मुल्तान सुल्तान बज़ाहिर लगता है कि चली गई। हाँ, कराची और लाहौर की टीमों को आप किस तरह देख रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस? मेरे ख्याल ये दोनों अच्छी टीमें हैं और प्ले ऑफ में जाने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद यही 2 टीमें जो हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स एक और टीम है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी भी 4 में से 2 मैच जीते हुए, लेकिन पेशावर ज़ल्मी अब बाबर ने परफॉर्म किया तो उनकी टीम जीत गई, अदरवाइज वो टीम भी स्ट्रगल कर रही है। मेरे ख्याल में अब मुल्तान और पेशावर को, इनको अगर, मुझे हैरत होगी कि अगर ये प्ले ऑफ के अंदर क्वालिफाई कर जाते, टॉप 3 में जाते, क्योंकि एकदम से इन दोनों टीमों का उठना ख़ासतौर पर मुल्तान सुल्तान का आसान नहीं है। अच्छा बटी भाई, पीएसएल के 10 साल मुकम्मल होने पे मतलब बाज़ लोग जो हैं बड़ा इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, बल्कि लेकिन बाज़ जानिब से जो है मतलब बाज़ लोगों ने रिजर्वेशन का, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है बाज़ चीज़ों पे। ज़ाहिर है क़वानीन के मुताबिक तो ज़ाहिर है कि 10 साल पूरे होने पर फ्रेंचाइज जो हैं वो मतलब दोबारा मतलब सारे सिलसिला होगा और 25% जो है मज़ीद उनको अदा करना होगा। लेकिन जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं वो मतलब कह रहे हैं कि हम बिड में जाएंगे। क्या ये सारा क्या मामला है? देखिए, मुल्तान सुल्तान वो टीम है जो पहले खरीदी थी शॉन ग्रुप ने जी, वो बैंकरप्ट हो गए, फिर ये टीम खरीदी इन्होंने जहांगीर तरीन के जो भाई थे जिनका इंतकाल हो गया 2 साल पहले, तो उन्होंने खरीदी। अब अली तरीन इस टीम को चला रहे हैं। तो ये सबसे महंगी टीम है। और जो सबसे सस्ती टीम खरीदी थी वो नदीम उमर ने खरीदी थी। $11 लाख जो थे एक सीज़न में इनको पे करना पड़ रहे थे। जो मेरी इत्तलात है कि शायद बहुत सारी टीमें जो हैं वो ये 25% देने के लिए रीबिडिंग में नहीं जाएंगी। और जब मार्केट ख़राब होगी, अगर 25% ये टीमें नहीं देती, तो इसका मतलब 6 टीमें ये और 2 टीमें मज़ीद, सारी टीमें नए सिरे से बिकेंगी। फिर कौन कितने में बोली लगाता है, कितने में टीम खरीदता है। अच्छा, इस मौके पे तो लग ऐसा रहा है कि हम तो ये समझ रहे थे कि आइंदा साल 2 मजीद टीमें शामिल होंगी, यहाँ तो लग रहा है ऐसा रहा है कि शायद एक टीम और कम हो जाए। देखें ना, पीएसएल का ब्रांड खराब हो गया। ब्रांड खराब हो गया। दुनिया के बड़े प्लेयर्स इस साल नहीं आ सके। और ये जो अभी इंडिया वाला इशू हुआ है जी, इसमें ब्रॉडकास्टर्स के साथ मसाइल हैं। फिर जो कराची से लाहौर और मुल्तान जो इनका टेलीविजन क्रू का सामान जा रहा था, वो खैरपुर में जो एहतजाज हो रहा था उसमें फंस गया। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से ब्रॉडकास्ट, अब आप देखें ना,
मैं और आप इस वक्त जो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं तो 5 टीमों ने 5-5 मैच खेली हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अभी 3 मैच खेले हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब टूर्नामेंट के जो जिन लोगों ने प्लान किया है, कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान का एक मैच भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब जिन लोगों ने टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग की क्या देख के उसमें की भी है? फ्रेंचाइज मालिकान नाराज हैं जी। कि पीसीबी ने हमें बहुत सारी चीजों पे ऑन बोर्ड नहीं लिया। नहीं तो जी जी, तो पीसीबी को भी इन चीजों पे गौर करना पड़ेगा कि जिन लोगों के लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, तो उन लोगों को भी तो ऑन बोर्ड लेके इस टूर्नामेंट को बेहतर करने की कोशिश करें। नहीं, अगर एक टीम को आप कोई एकोमोडेट फैसिलिटेट करते हैं, दूसरी टीमें तैयार हो जाएंगी उसके लिए? वो तो नहीं होंगी। फिर ये पाक जो मैनेजमेंट है उसने भी कहा कि जी हम तो उसी जो कवानीन है उसके तहत चलेंगे। देखिए तो ये मामला आगे कहाँ जाएगा? हमारा जो मामला खराब हो रहा है होम एंड अवे की वजह से हो रहा है। सही। अब पेशावर को उन्होंने पिंडी कह दिया कि जी उनका होम ग्राउंड है। हाँ। कोयटा का पहले होम ग्राउंड कराची था। अब कोयटा का होम ग्राउंड जो है वो बन गया लाहौर। तो मतलब ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से पीसीबी को भी मसाइल हैं। लेकिन मेरा ख्याल थोड़ा सा फ्रेंचाइज मालिकान को ऑन बोर्ड लेके इस टूर्नामेंट में और कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अच्छा, इतने 10 साल हो गए तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुंतज़मीन थे उनको भी मतलब उनकी एक्सपर्टीज़ इतनी हो जानी चाहिए थी कि इस तरह के मसाइल ना होते। क्या हमारे पास ऐसे अहल लोग नहीं हैं जो इन चीज़ मतलब ऐसी चीज़ें सामने ना आए इस तरह की? देखें, अभी जब मोहसिन नकवी साहब आए तकरीबन कोई 14-15 महीने पहले, तो उन्होंने ज़्यादातर तो पुराने लोग या तो पीसीबी छोड़ के चले गए या उन्होंने लोग तब्दील कर दिए। अब सलमान नसीर जो पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे उनको सीईओ बना दिया है पीएसएल का। अब पीएसएल को अलग एक एंटिटी बनाने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सही। अरे एक छोटा सा सवाल और है ब्रेक पे जाने से पहले कि पीएसएल में बाबर आजम, रिजवान और शाहिन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं? करंटली तो हमें लगता है कि थोड़ा सा उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन जब यही खिलाड़ी इंटरनेशनल लीग जाते हैं आईसीसी के इवेंट्स में, हालिया जो हमने देखी या बायलैटरल सीरीज, उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। देखें, इस बार तो वो इंटरनेशनल में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सिवाय शाहिन शाह अफरीदी उनकी परफॉर्मेंस में कुछ बेहतरी आई है। अदरवाइज रिजवान ने भी एक मैच में परफॉर्म किया, बाबर ने भी एक मैच में परफॉर्म किया। तो ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट का ही मसला है। फिर हमने जिस शख्स सलमान अली आगा को कप्तान बनाया, सलमान अली आगा ने भी तो परफॉर्म नहीं किया पीएसएल में। तो हमारे प्लेयर्स का जो इशू वहां चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वो पीएसएल में भी नजर आ रहा है। अच्छा, ये इस पे बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया आपने। इससे बात करेंगे कहाँ से खराबी पैदा हुई। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। टेक ए ब्रेक। एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब।
माजिद भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मिसबाह उल हक हो गए, रमीज़ राजा हो गए, वक़ार यूनुस हो गए, इन्होंने पाकिस्तान की फतूहात में जब वो खेलते थे तो बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन एक आम परसेप्शन है, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो लोगों का ख्याल है कि इन तीनों ने सरफराज को कप्तानी से हटाने में बड़ा अहम रोल अदा किया, और फिर सरफराज को देखा हमने कि वो जो है पानी पिलाते रहे, ह्यूमिलेट भी किया उनको, नज़र ऐसा आता है जो मतलब आम ख्याल है। क्या कहेंगे आप? देखें 2019 में जब सरफराज को हटाया गया कप्तानी से, मेरा ख्याल वही वो टाइम था, टर्निंग पॉइंट था, जो टर्निंग पॉइंट था। आप और हम दोनों इंग्लैंड में थे जी। जब हम इंग्लैंड से वापस आए, उसके बाद श्रीलंका की टीम आ गई, जी। तीनों T20 पाकिस्तान हार गया। वो जो सरफराज की तब्दीली थी, आप देखें उसके बाद से अब तक हम तकरीबन 6-6.5 साल हो गए, पाकिस्तान टीम फिर खड़ी नहीं हो सकी। तो हमें अपने फैसलों पर भी नजरसानी करने की ज़रूरत है कि हम बाज़ दफ़ा वो फैसले कर जाते हैं जिससे फिर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होता है। सही। अच्छा, ये एक आम ख्याल है, जैसा कि पहला सवाल था, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, हो सकता है कि ये बात गलत हो, लेकिन आप समझते हैं क्या सरफराज को बाहर रखने के लिए बाबर आजम, शाहीन, हारिस और मतलब हसन अली जो है वो एक पेज पे थे? ये सही है या गलत है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में जब पीसीबी मैनेजमेंट ने आंख फेरी ना सरफराज से, उनके सर पे जो दस्ते शफकत था वो हटाया, तो उसके बाद से फिर प्लेयर्स, जाहिर है वो तो फिर मैनेजमेंट की तरफ उनका झुकाव होता है। ये तो पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देख लें कि 92 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जा रही थी तो इमरान खान तो कप्तान अनाउंस हो गए थे जी, लेकिन इमरान ने देखा कि सीनियर प्लेयर्स उनके खिलाफ रिवॉल्ट कर रहे हैं तो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सही। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री रही है। इसका लेकिन बाज़ जगहों पर एक बार हमने एक वाकया शाहीन शाह अफरीदी का देखा था, जो ग्राउंड में PSL का ही गालिबन मैच था, सरफराज से बदतमीजी कर रहे थे। तो वो लोग जिनको सरफराज ने पाकिस्तान टीम में लाने में रोल प्ले किया, उन्होंने बाद में ये तो हमें नजर आया कि उन्होंने आंखें फेर ली उनसे। फेर ली, तो इसका मतलब है किसी हद तक ये बात सही हो सकती है। लेकिन जाहिर है ये वो चीज़ें जो हम जब नीचे जाते हैं ग्रास रूट लेवल पे तो वो लोग हमसे सवाल करते हैं, वो बातें करते हैं, तो ये तो है। अच्छा, PCB के जो मौजूदा चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, अब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन बन गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, सेनेट में भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं। आप ये समझते हैं कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है, इसलिए कि अब एशिया कप भी होने वाला है, तो ये कितनी चैलेंजिंग है इन तमाम चीज़ों के साथ? देखिए, वैसे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल में कोई बहुत लंबे चौड़ा, लेकिन एक एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए। एजाज़ की बात बिल्कुल है, लेकिन ये जो रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से जो एक टेंशन आई है ना, जी जी, अब इसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल का रोल बहुत बढ़ गया है। वही मैं उसकी वजह से कि अगला जो टूर्नामेंट है वो एशिया कप है इस साल के एंड में, तो अब देखना है कि इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पर भी पाकिस्तान से खेलता है। हाँ। मतलब अब उनकी जिम्मेदारी जरा ज्यादा बढ़ गई है। फिर पाकिस्तान की विमेंस टीम ने क्वालिफाई कर लिया, 5 मैच जीते विमेंस वर्ल्ड कप के लिए। हाँ। तो पाकिस्तान के मैच सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका में ICC करवाएगा। जी जी। लेकिन अगर विमेंस टीम क्वालिफाई कर जाती फाइनल के लिए, फाइनल तो इंडिया में शेड्यूल है, सही। तो क्या इंडिया अपना विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूट्रल वेन्यू पे करवाने पे तैयार होगा? तो मतलब अगला जो साल सवा साल है, हाँ। ये मोहसिन नकवी साहब का पाकिस्तान में पाकिस्तान टीम को खड़ा करने के लिए, नया कोचिंग स्टाफ भर्ती करने के लिए, कप्तानों की तकर्रुरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरनेशनली भी उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं। लेकिन ये उनके लिए मौका भी है कि वो इंटरनेशनली अपने आप को क्रिकेट में मनवा सकें। देखें, ये तो आज अगर हम एयर मार्शल नूर खान की बात करें, आरिफ अली खान अब्बासी की बात करें, या और जो पाकिस्तान के बड़े क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर खालिद महमूद वगैरह रहे हैं, लोग उनको इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने मुश्किल मौक़ों पर पाकिस्तान इंडिया को जोड़ के रखा। पाकिस्तान इंडिया ने आरिफ अब्बासी साहब वो शख्स थे, शहरियार मोहम्मद खान क्या जबरदस्त इंसान थे। इवन नजम सेठी साहब ने भी बड़ा काम किया, PSL को खड़ा किया और 83 के बाद आरिफ अब्बासी वो शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया का
एक अलग ब्लॉक बना के जी पहली बार वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से निकाला। 87 में 87 में पाकिस्तान इंडिया ने मुश्तरका वर्ल्ड कप को होस्ट किया। जी तो मतलब आज तारीख उनको इसलिए याद करती है कि उनके कारनामे बहुत जबरदस्त थे। तो मोहसिन नकवी साहब भी अगर कोई इस तरह का कारनामा अंजाम दे देंगे तो तारीख उनको अच्छे और अल्फाज में आरिफ याद अब्बासी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त सेक्रेटरी कहलाते थे मेरे जी ख्याल हाँ। से, उस वक्त अंजाम दिया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 10-15 ही लोग होंगे, एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लेके उन्होंने ये सारा टूर्नामेंट कराया था। अच्छा मजिद भाई, अब हम देख रहे हैं कि हमेशा से हमारी क्रिकेट टीम में हेड कोच का बड़ा मसला रहा है, और अब जो है माइक हैसन की बात की जा रही है जो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हेड कोच हैं, और हमने इससे पहले देखा कि मिक्की ऑर्थर को देखा, गैरी क्रिस्टन को देखा, जैसन गिलेप्सी को देखा कि हम मतलब वो आए लेकिन माहदे पूरे नहीं हुए। हम जो है बड़ी आओ भगत के साथ लेके आते हैं, लेकिन गैर मुल्की कोचेस से लगता है ऐसा है कि उनको हम मक्खन में बाल की तरह निकाल देते हैं। अब इसमें किसकी गलती है, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है या वो कोचेज़ हैं? जैसे अब आप देखें ना, जो लास्ट कोच थे वो 4 महीने पहले, बल्कि आप ही की स्टोरी थी जंग में कि वो 4 महीने पहले उन्होंने तनख्वाह भी नहीं ली, अब वो जो है इस तरह की मतलब बातें सामने आ रही हैं। फिर उन्होंने जो सबसे अहम बात की वो आकिब जावेद के मुतालिक कही कि उन्होंने जो है मतलब इस जो कुछ हुआ है उसमें इनका किरदार था, उसकी मतलब कोई तरदीद भी नहीं आई। क्या कहेंगे? देखिए, फॉरेन कोचेस का अगर पाकिस्तान क्रिकेट में रोल हम देखें तो बॉब वुल्मर बड़े जबरदस्त कोच थे उनके दौर में। पाकिस्तान की प्लेयर आज इसके बाद बॉब वुल्मर का सवाल होगा। अच्छा, वो उस सवाल का जवाब बाद में दे। फिर मिकी आर्थर, लेकिन उनके बाद जो फॉरेन कोचेज आए, अब ये गैरी कर्स्टन जो थे उनका मुआहदा तो पाकिस्तान के साथ था जी। लेकिन वो कभी ओमान में कोचिंग कर रहे हैं, कभी कहीं कोचिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको वार्न किया कि भाई आप ये ना करें, लेकिन वो नहीं माने, वो वायलेशन कर रहे थे। इसी तरह जैसन गिलेस्पी ने तो एन उस वक्त जब उनको फ्लाई करना था ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका के लिए, उन्होंने मना कर दिया मैं पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करता। उन्होंने भी वायलेशन की, लेकिन जाहिर ताली दोनों हाथों से बजती है। लेकिन एक बात आप देखें, 2018 में एक पाकिस्तान टीम के फील्डिंग कोच होते थे स्टीव रिक्सन, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर विकेटकीपर बैट्समैन। उनके पैसों का इशू था, उन्होंने शिकायत की थी कि मुझे तनख्वाह जो है वो लेट मिलती है, हालांकि पीसीबी के पास पैसों का कोई मसला है नहीं। सही। अच्छा भट्टी साहब, मतलब बॉब वुल्मर आपका भी मतलब उसमें नाम आता है, अब्दुल माजिद भट्टी साहब का, और एक और हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं एहसान कुरैशी साहब का नाम आता है। 18 मार्च 2007 किंगस्टन जैमिका, बॉब वुल्मर, हमारी टीम शिकस्त खाती है और वो जो है अपने कमरे में मतलब इंतकाल कर जाते हैं। और क्या मतलब स्टोरी थी, क्या सिलसिला था? देखिए, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। एक तो 2 बार वेस्ट इंडीज़ जाना हुआ, फिर मेरे ख्याल क्रिकेट कैरियर की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, हालांकि किसी के मरने पे बंदा खुश नहीं होता, सही, लेकिन बॉब वुल्मर जब अपने कमरे में मुर्दा पाए गए तो मैंने सबसे पहले न्यूज़ पर वो स्टोरी दी। पूरे वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। जो पहली फ्लैश की स्टोरी वो जियो का हवाला दिया कि पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल जियो ये रिपोर्ट कर रहा है। सही। लेकिन वो जो तस्वीर, जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लिफ्ट की जो दिखाई, हाँ वो पाकिस्तान आयरलैंड के मैच से पहले की, एक दिन या 2 दिन पहले जो पीजे मीर थे, हाँ, उनके कुछ आयरिश दोस्त, तो मैनेजर थे टीम के, वो मीडिया मैनेजर थे, मैनेजर तो तलत अली थे, हाँ, तो उन्होंने एक डिनर किया था। उस मौके पर एहसान कुरैशी ने कहा यार बॉब वुल्मर से बात करते हैं, टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, 9-10 घंटे का फ़र्क था, तो हमें एक स्टोरी मिल जाएगी। तो हम वो लिफ्ट के बाहर खड़े हुए बात कर रहे हैं, तो वो हमारी सीसीटीवी फुटेज जो थी चला दी गई, वो बीबीसी पे चली। बीबीसी का एक प्रोग्राम था पैनोरामा। अच्छा, पैनोरामा में वो कह रहे हैं, उनके जो एंकर थे कि दीज आर दी लास्ट इमेजेस ऑफ बॉब वुल्मर। इंडियन मीडिया ने वहीं से वो फुटेज दिखाई, उन्होंने कहा जी यही वो 2 हथियारे हैं जिन्होंने बॉब वुल्मर को मारा। तो फिर आपने शो भी किया था ना इसका? एहसान कुरैशी ने शो किया था, मैंने नहीं किया था। अच्छा। वो एहसान कुरैशी ने भी, फिर वो आगे बात बढ़ी नहीं, वो बात हाँ खत्म हो गई, ऐसा था ही नहीं सिलसिला। वो बड़ा मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी मुश्किल दौर था। फिर वो जब नाम आया तो थोड़ी देर के हमारे भी पाँव से जमीन निकल गई, हमने कभी चिड़िया नहीं मारी और किसी बंदे के कत्ल का इल्जाम हम पे लग रहा है। बहरहाल एहसान कुरैशी साहब तो आपके साथ थे वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में, जब ये किंगस्टन में जब ये वाक़या पेश आया। बहरहाल अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपका
बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहे। लेकिन लास्ट में हमारे जितने भी मेहमान आते हैं, मैं ये चाहूँगा कि ज़ाहिर है मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाब दिए। क्रिकेट के हवाले से कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो और मैं ना पूछ सका हूँ वो, और हमारे नौजवानों के लिए कोई पैगाम? देखें रियाज भाई, आज पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, आपने तो हॉकी का भी उरूज देखा माशाल्लाह। अब हॉकी में इतना आपका नाम, आपने कमेंट्री की, सहाफत करते रहे। आज क्रिकेट भी ऑलमोस्ट उसी डगर पे चल पड़ी है। दिन ब दिन हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है। तो मेरा ख्याल वो माँ बाप जो चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े प्लेयर बन जाएं, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो शॉर्टकट्स पे ना जाएं, सही, वो अपने बच्चों को कहें कि भाई जाएं, जाके खेलें। अगर आपको मौका मिलता है, ये हारिस रऊफ की मिसाल है कि वो लाहौर कलंदर्स के कैंप में गए, पिंडी से उनका ताल्लुक था, गुजरांवाला में कैंप में उन्होंने जाके ट्रायल दिए, वो सिलेक्ट हुए और आज पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलरों में से एक हैं। तो मतलब शॉर्टकट तलाश ना करें, अपने बच्चों को मौका दें। हमारे मुल्क में आज भी टैलेंट है, लेकिन हमारे जिस तरह हम आम जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढते हैं, स्पोर्ट्स में भी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। शायद ये शॉर्टकट स्पोर्ट्स में अब कामयाब नहीं हो सकते। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम में शरीक हुए। इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद भी जहमत देंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और हमारे आज के इस प्रोग्राम में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब मेहमान खुसूसी थे। यकीनन हमारे प्रोग्राम में शरीक थे और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसकी फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह किसी एक नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जो है